नमस्कार। द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। आपके इस पढ़ाई के क्रम को जारी रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए द नेशन बिल्डर ने एक प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसका नाम है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हिंदी कॉन्सेप्ट। इसमें विगत वर्षों के प्रश्न और अभ्यास प्रश्न को कराया जाएगा जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हिंदी कॉन्सेप्ट के बेस पर सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको कैसे हल करना चाहिए और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए वो सब कराया जाएगा। साथ साथ जो टॉपिक आएगा, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसका भी क्विक रिवीजन कराया जाएगा। ये जो है सीटेट का ये जो सीरीज़ शुरू हुआ है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट देगा और आप देखेंगे कि इस कितने क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड मिलेंगे। तो आइए क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। दिया हुआ है, यदि किसी का ओर छोर ज्ञात नहीं होता है, यदि किसी का ओर छोर नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसके बहुत से सिरे हैं, दूसरा है उसका सीमा नहीं मिलता, तीसरा है उसकी सीमा नहीं है, चौथा है उसका विस्तार अधिक है। हमारे पास ABCD 4 ऑप्शन है जिसमें ये बताना है कि जिसका ओर छोर नहीं ज्ञात होता है उसका क्या अर्थ निकलेगा, कि उसको क्या कहेंगे जिसका ओर छोर नहीं है। तो उसको कहेंगे जिसकी सीमा ज्ञात नहीं होती है, सीमा रहित, जो जिसको कहते हैं एक शब्द में कहेंगे सीमा रहित। ठीक है, जिसका ओर छोर नहीं ज्ञात होता, मतलब जिसके शुरू न स्टार्टिंग पॉइंट का ज्ञात होता है न एंडिंग पॉइंट का। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सीमा रहित। मतलब जिसकी सीमा ज्ञात नहीं होती है, जिसका ओर छोर ज्ञात नहीं होगा, उसको हम कहेंगे सीमा रहित। और इसका अर्थ भी यही है, जिसका ओर छोर नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसकी सीमा हमें नहीं पता। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। दिया हुआ है फिट और इंसान शब्द है। ठीक है, फिट और इंसान शब्द है, मतलब कि फिट और इंसान किस भाषा का शब्द है, कैसे शब्द है इसको। तो इसको जानने से पहले, इसके कथन को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले हम जानेंगे कि शब्द क्या होता है। इससे टॉपिक रिलेटेड टॉपिक को हम पढ़ लेंगे कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में इसका क्विक रिवीजन कर लेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे भी हम परिचित हो जाए। जैसे देशज शब्द किसे कहते हैं, आगत शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो पहले हम जान लेंगे कि ये शब्द होता क्या है और शब्दों के बारे में जान लेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे कि फिट किस भाषा का शब्द है या इंसान किस भाषा का शब्द है। तो आइए पहले हम शब्द के बारे में जान लेते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द वो होता है दो या दो से अधिक अक्षरों की वह ध्वनि होती है जिसको सुनने के बाद हमें किसी न किसी प्रकार के अर्थ का बोध होता है, किसी न किसी अर्थ का ज्ञान होता है। जैसे र जो है एक अक्षर है, प्लस ये मात्रा की मात्रा हो गई, प्लस म। ठीक है, तो ये क्या बन गया? राम। ये जो है अक्षरों का समूह है जिससे किसी न किसी अर्थ का बोध होता है। ठीक है, अब शब्द के बारे में जान लें। तो शब्द के भेद के बारे में पता करेंगे। तो शब्द को कई प्रकार से बांटा गया है, उसकी उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, उसके अर्थ के आधार पर बांटा गया है, उसके रचना के आधार पर बांटा गया है, प्रयोग करने के आधार पर बांटा गया है। तो आज हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, या इसी को हम कहते हैं, विदेशज को ही कहते हैं आगत शब्द। ठीक है, या विदेशी शब्द। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं और हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों जैसे वो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो उसी तरह हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। उस शब्द को हम कहते हैं तत्सम शब्द। तद्भव पे आते हैं। तो तद्भव वे शब्द होते हैं जो तो संस्कृत भाषा के होते हैं, लेकिन जब उसका हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है तो वो क्या होते हैं? विकृत हो जाते हैं, उसका रूप क्या होता है? बदल जाता है। तो तद्भव वे शब्द होते हैं जो तत्सम या संस्कृत के होते हैं और हिंदी भाषा में उसके विकृत रूप का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं देशज।
तो देशज वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें ज्ञात नहीं होता, बल्कि उनकी सुविधा अनुसार, उनके सुविधा अनुसार हम उनका कहीं भी प्रयोग कर लेते हैं। हमें जैसे किसी शब्द के उत्पत्ति का पता करते हैं कि ये किस भाषा का शब्द है, कहाँ से लिया गया है, तो देशज शब्द जो है उसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, बल्कि हम अपने सुविधा के अनुसार उस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। विदेशज शब्द या विदेशी शब्द या आगत शब्द। तो आगत शब्द की बात करें तो आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषा के होते हैं और हिंदी भाषा में उसका प्रयोग किया जाता है। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषा के होते हैं और वो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरी भाषा यानी इंग्लिश के शब्द हो सकते हैं, उर्दू के शब्द हो सकते हैं, अरबी भाषा के शब्द हो सकते हैं। तो जो अरबी भाषा के शब्द है लेकिन उसको हिंदी में हम उसका प्रयोग करते हैं। जो इंग्लिश भाषा के शब्द हैं लेकिन उसका हम हिंदी में उसी तरह का, जैसे वो इंग्लिश भाषा में प्रयोग किया जाता है उसी तरह हम उसको हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब देखिए, एक आता है सबसे इम्पोर्टेंट उसमें संकर शब्द। ठीक है, एक संकर शब्द होता है। तो संकर शब्द जो है ऐसे शब्द हैं, संकर शब्द ऐसा शब्द है, वे शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। अलग अलग भाषाओं से निर्मित होने का मतलब कि इंग्लिश का, जैसे अंग्रेजी भाषा का एक शब्द ले लिया जाएगा और एक हिंदी भाषा का शब्द ले लिया जाएगा, और इन दोनों से मिलाने से जो शब्द बनेगा उसका हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी, तो रेल जो है आपका इंग्लिश का है, जो रेल है वो इंग्लिश का है और गाड़ी जो है वो आपका हिंदी का है। ठीक है, तो जैसे रेलगाड़ी बोलेंगे तो ये कौन सा शब्द है, ये हो जाएगा आपका संकर शब्द। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं हम। तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द, जैसे तत्सम शब्द बोले है ना कि संस्कृत का शब्द होता है। जैसे संस्कृत में दूध को क्या बोलते हैं, दुग्ध। रज्जू, रज्जू जो है रस्सी को बोलते हैं। सूचिका, सुई जो होती है ना, सुई को हम संस्कृत में सूचिका बोलते हैं। नारिकेल, नारियल को बोलते हैं नारिकेल। ठीक है, बहुत से बच्चे को तत्सम और तद्भव में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा शब्द तद्भव हो सकता है, किसको हम तद्भव कहेंगे, किसको हम तत्सम कहेंगे। तो देखिए, जहाँ सम दिख जाना है तो वहाँ से मान लीजिएगा कि संस्कृत का शब्द है और हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। अब तद्भव है तो उससे उत्पन्न हुआ, तो आप इसको समझ जाएंगे कि संस्कृत से उत्पन्न होगी कौन सी, हिंदी। तो जहाँ आपको सम दिख जाएगा, तत्सम, तो मान लीजिएगा कि ये जो होगा संस्कृत भाषा का शब्द होगा, और तद्भव जो होगा वो हो जाएगा आपका हिंदी भाषा का शब्द। ये छोटी सी है, मतलब कि बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। बहुत से मेरे फ्रेंड ऐसे थे कि जो पूछते थे यार कि मुझे तो मैं बता दूंगा ये तत्सम शब्द है, लेकिन कभी कभी मुझे कन्फ्यूजन होता है कि कोई शब्द दे दिया है, बोल देगा कि ये किस भाषा का शब्द है, तो लोग जैसे पता है कि तद्भव ही होगा। जैसे पूछ दिया कि रज्जू, रज्जू किस भाषा का शब्द है, तो उसको पता है कि तत्सम होगा कि तद्भव होगा। इन दोनों में कन्फ्यूज रहेगा कि ये तो संस्कृत का शब्द है, लेकिन संस्कृत का जो शब्द है उसको हम तत्सम कहते हैं कि तद्भव कहते हैं। तो जहाँ पे सम आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि वो संस्कृत का है। ठीक है, उसमें संस्कृत का आएगा। तो पूछ लेगा कोई कि तत्सम में कौन शब्द आते हैं, तो उसमें संस्कृत के शब्द आते हैं, और तद्भव में उसमें हिंदी के शब्द आते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देख लेते हैं कि तत्सम में दुग्ध, रज्जु, सूचिका, नारिकेल, जैसे पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि ये संस्कृत का है। और जो हमारे रामायण महाभारत जो पुरानी बुक जो लिखी हुई हैं हमारी, वो सब संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, तो उसको पता चल जाता है कि दुग्ध, रज्जु जैसे शब्द जो महाभारत सब में प्रयोग किए जाते हैं वो सब भी आपके तत्सम शब्द हैं। तद्भव, जैसे दूध को दूध है, दुग्ध को हम दूध कहते हैं, तद्भव जो आपका हिंदी में बनता है। घी, घी को कोई पूछ दे कि तत्सम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं घृत। घृत शब्द पूछेगा तो में होता है घी। रस्सी, तो रज्जू को ही हम रस्सी कहते हैं, रज्जू संस्कृत में है और हिंदी में रस्सी। सूचिका, संस्कृत में सूचिका कहते हैं और हिंदी में सुई कहते हैं। नारियल, तो नारिकेल संस्कृत में कहते हैं और हिंदी में नारियल कहते हैं। अब देखिए, देशज जिसकी उत्पत्ति का हमें ज्ञात नहीं होता है, तो देशज की बात करेंगे तो पगड़ी हो गया देशज, लोटा हो गया, खोपा हो गया, जूता हो गया। देखिए, ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ था कि खोपा शब्द मतलब दिया था
ठीक है। तो जूरा जो बनाते हैं बाल में, उसी को हम कहते हैं खोपा। कहीं कहीं जैसे ये इसकी उत्पत्ति कहीं पता चलेगा खोपा कहाँ का शब्द है, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, लेकिन जो खोपा है वो जूरा को ही हम कहते हैं। अब देखिए विदेशी विदेशी भाषा के शब्द जो दूसरी भाषा के शब्द हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो है किताब, औरत, साइकिल, चश्मा, चाकू। ठीक। अब देखिए संकर शब्द, संकर शब्द का एग्जाम्पल जो देखेंगे आप, ये हो जाएगा रेलगाड़ी, रेल हिंदी का और गाड़ी, अरे रेल इंग्लिश का और गाड़ी हिंदी का। पॉकेट मार, जेब कतरा, बम वर्षा, शादी ब्याह, ये जो है आपके संकर शब्द कहलाएंगे। तो हमें पता चल गया ना कि जो उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द के भेद हैं वो 4 प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और एक और शब्द होता है वो है संकर। ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये हम टॉपिक को क्विक रिवीजन कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए पूछा जो है फिट, फिट और इंसान किस भाषा का शब्द है। तो फिट जो है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फिट जो है वो आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इंसान जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है। अब देखिए ये भी दूसरी भाषा का शब्द है, ये भी दूसरी भाषा का शब्द है और हिंदी में इसको प्रयोग किया जाता है। तो देशज तो होगा नहीं, तत्सम होगा नहीं, तद्भव होगा नहीं, और आगत, आगत को हम कहते हैं विदेशी शब्द, ठीक है, या विदेशज शब्द। ठीक। तो फिट और इंसान शब्द किस भाषा के हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके आगत शब्द। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दिया हुआ है कि शहद शब्द है, शहद किस भाषा का शब्द है। तो शहद जो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला है देशज, दूसरा है आगत, तीसरा है तत्सम, चौथा है तद्भव। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। तो बताइए किस भाषा का शब्द है। ठीक है, किस भाषा का शब्द है, शहद को किस भाषा का शब्द कहा गया है। ये जो है आपका आगत भाषा का शब्द है, शहद जो है आगत भाषा का शब्द है। ठीक है, तो हमने शब्द को क्या हुआ पढ़ लिया। अब एक और क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, शायद टेट में पूछा हुआ था, यूपी टेट में, कि संकर शब्द किसे कहते हैं। इसलिए मैंने आपको संकर शब्द को भी एक्सप्लेन कर दिया कि उत्पत्ति के आधार पर जो संकर शब्द था वो किसे कहते हैं। तो संकर शब्द किसे कहते हैं, ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण एवं संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है, कि 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। तो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। ये तो बहुत ही इजी होगा, जब मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि संकर शब्द किसको कहते हैं तो देखेंगे तुरंत बता देंगे नहीं, ग्रामीण भाषा का शब्द नहीं होता, संस्कृत भाषा का शब्द संकर शब्द नहीं होता है, ग्रामीण और संस्कृत भाषा के विशेष शब्द तो होते ही नहीं हैं। तो संकर शब्द किसे कहते हैं, 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो होगा आपका संकर शब्द कहलाएगा। इसीलिए क्विक रिवीजन में क्या होता है कि आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको आंसर तुरंत पता चल जाएगा कि किसे कहते हैं। और आपको बता दें कि द नेशन बिल्डर एक और प्रोग्राम लेके आएगा जिसमें आपको सीटेट के कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करेगा। जैसे किसी दिन आपको संज्ञा का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा, उससे रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो आपको संज्ञा से रिलेटेड प्रैक्टिस ही एक दिन उसके बाद एक दिन करा दी जाएगी। 40, 50, 15, 30 जो भी कहेंगे, जितने क्वेश्चन आप मेरे बनेंगे अच्छे, वो एग्ज़ाम में उसके अभ्यास करा दिए जाएंगे। तो इससे होगा कि आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट उसका समझ में आने लगेगा और एग्ज़ाम में इसको करने से क्या होगा, गलती करने से की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईर्ष्यालु किसे कहते हैं। ठीक है, जो दूसरे से जलते हैं उनको हम ईर्ष्यालु कहते हैं, जो सबसे घृणा करने वाले होते हैं उनको हम ईर्ष्यालु कहते हैं, जो कुछ पाने की इच्छा करते हैं उनको हम ईर्ष्यालु कहते हैं, या कुछ भी ना चाहने वाले को हम ईर्ष्यालु कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ये तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। सीटेट में बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते। आप ये सोच के जाइए कि बहुत कठिन क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे
और इस यही समझना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे इनको हम हल करते हैं। तो ईर्ष्यालु जो है बहुत ही कॉमन भाषा का शब्द है, जो दूसरों से जलता है, जो दूसरे से जलने वाला आता है उसी को हम क्या कहते हैं, ईर्ष्यालु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया दिया है अपराध शब्द है, ठीक है, अपराध शब्द है। अब ये क्वेश्चन आपका आ गया है संज्ञा से। अपराध शब्द है किस, मतलब अपराध शब्द में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। अब इसके भी कथन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये संज्ञा का टॉपिक से है तो पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे, संज्ञा के बारे में जानेंगे, और इसमें समय जरूर लगता है। एक क्वेश्चन को करने में आपको 3-4 मिनट ऐसे ज़रूर लगेंगे, लेकिन एक बार आप समझ लेंगे कि संज्ञा में क्विक रिवीजन में, तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। और आपको जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, तो वो कोई भी संज्ञा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत लगा देंगे, आपको क्विक रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दिया है अपराध शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आइए हम संज्ञा को पहले हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। संज्ञा, संज्ञा जो है, एक शब्द में संज्ञा को कहें, एक शब्द में संज्ञा को कहें तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। एक शब्द में कोई पूछे कि एक शब्द में बताओ कि संज्ञा क्या है, तो नाम को हम कहते हैं संज्ञा। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जो कुछ भी हम देखते हैं ना, उसको हम संज्ञा कहेंगे, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, ये कहीं आपको डिफिनीशन नहीं मिलेगी, ये आपको डिफिनीशन, ये इसकी परिभाषा कभी ऐसे नहीं मिलेगी। ये हम बता रहे हैं आपको कि जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, उसको हम संज्ञा कहेंगे। अब परिभाषा के अनुसार देखिए, संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये याद रखना, के नाम को, जो उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति में राजेश भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है, आकाश भी हो सकता है, ये सब नाम ही तो है। ठीक है, अब देखिए, हम एक बच्चों में कन्फ्यूजन आती है, छोटे बच्चों में, गाय देखेंगे ना, पूछेंगे गाय तब कौन सी संज्ञा है सर, तो गाय न व्यक्तिवाचक संज्ञा है न वस्तुवाचक संज्ञा है। गाय जो है वो प्राणी है, ठीक है, न व्यक्ति है न वस्तु है, प्राणी है, तो गाय भी किस में आएगी, बताइए गाय किस में आएगी। चलिए आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा कि गाय किस कौन सी गाय में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ये आपको मैं पक्का बता दूंगा कि गाय किस कौन सी गाय में कौन सी संज्ञा है। क्यों, क्योंकि आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप भी कुछ कीजिए, थोड़ा सा देखिए, सिर्फ चैनल सिर्फ वीडियो देख लेने से नहीं, कुछ अपने भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो गाय, मैं बता दे रहा हूँ कि गाय न व्यक्ति है न वस्तु है, ये है प्राणी। अब आपको ये बताना है कि गाय में कौन सी संज्ञा होगी। तो व्यक्ति में राजेश, मोहन, सोहन, आकाश, किसी भी लड़के का नाम या किसी भी व्यक्ति के नाम को हम क्या कहते हैं, सीता है तो वो भी व्यक्ति का नाम है, लड़की का नाम है तो वो भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक विशेष लोगों का नाम होता है। वस्तु की बात करें तो वस्तु में मेज हो गया, कुर्सी हो गया, दरवाज़ा हो गया, अलमारी हो गया, तो वस्तु को भी हम देख सकते हैं कि कूलर है, पंखा है, मेज है, अलमारी है, ये सब क्या हो जाएगा, वस्तु है। अब स्थान, स्थान की बात करें तो वाराणसी, दिल्ली, आगरा। ठीक, देखिए नदी भी हो सकता है, तो नदी जो है न व्यक्ति के रूप में लिया जाता है नदी को, और न ही वस्तु के रूप में लिया जाता है, इसको लिया जाता है स्थान के रूप में। ठीक है, तो ये जो आपका नदी जो है वो स्थान को, जैसे यमुना नदी आगरा में बहती है तो तो क्या है ये बोल देगा कि यहाँ पे यमुना नदी बहती है, तो किसको डिफाइन कर देगा, वो उस जगह को कर देगा। क्या दे, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कहता है कि गोरखपुर में कौन सी नदी बहती है, ठीक है, तो वो गोरखपुर जो नदी है वो उस स्थान को भी रिप्रेजेंट करती है। कोई पूछ दिया कि बनारस में कौन सी नदी बहती है, तो वो जो वहाँ पे जो नदी बहेगी वो वहाँ को डिफाइन भी करेगी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि नदी जो है न व्यक्ति है और न ही वस्तु है, ये जो है स्थान है। अब देखिए भाववाचक में, तो भाव जो होता है ना, भाव को जो चीज़ हम महसूस करते हैं, जिसको हम फील करते हैं, ठीक है, भाव जो है किसी व्यक्ति के अंदर पाया जाता है, किसी व्यक्ति के
अंदर, जो किसी के अंदर पाया जाता है, जिसको हम फील कहते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम प्रकट करते हैं, वो भाव होता है। ठीक, जैसे सादगी, सादगी भाव है ना किसी व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सादगी है। ठीक है, तो सादगी जो है वो आपका भाव है। तो मानव के अंदर क्या होता है, किसी के अंदर की बात की है, किसी के अंदर पाया जाता है, तो मानव के अंदर क्या पाया जाएगा, मानवता पाई जाती है। जैसे अरे यार वो तो कोई व्यक्ति किसी की हेल्प कर देता है, तुम्हारे कोई रास्ते में चल रहा है, कोई गरीब व्यक्ति मिल गया या किसी की गाड़ी खराब हो गई, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको देखा, उसकी हेल्प कर देगा, तो व्यक्ति क्या कहता है, अरे उस व्यक्ति के अंदर तो बहुत ज़्यादा मानवता भरी थी। पशु के अंदर क्या होता है, पशु के अंदर पशुता होती है। नारी के अंदर नारीत्व होता है। करेला, करेला शब्द सुनेंगे ना तो सुनने से पता चल जाता है अरे कड़वापन। तो कुछ कोई चीज़ ऐसे होता है जिसको हम फील कर लेते हैं, जैसे करेला कोई नाम सुनेगा तो कहता है अरे कितना कड़वा है। ठीक है, या वो करेले की तरह बोलता है, तो करेले की तरह बोलता है, तो करेले की तरह बोलता है कि मतलब क्या वो करेला बोलता है, नहीं, वो करेले की तरह बोलता है, मतलब कि वो बहुत कड़वा बोलता है। ठीक है, समझदारी को हम क्या करते हैं, प्रकट करते हैं कि अरे वो कोई किसी व्यक्ति के सामने कोई प्रॉब्लम आती है और वो बहुत ही सोच समझ के कोई भी निर्णय लेता है, और उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, अरे उस व्यक्ति के अंदर तो बड़ी अच्छी समझदारी है कि वो उस प्रॉब्लम को से खुद लड़ा है और उससे बाहर निकला है। ठीक है, और किस व्यक्ति से उसको हेल्प लेनी चाहिए, इस बात की भी समझदारी उस व्यक्ति के अंदर थी। तो मतलब व्यक्ति के अंदर समझदारी है। ठीक है, या उस समझदारी को प्रकट करता है। ठीक, अब देखिए आपके जो संज्ञा के भेद से क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही इजी बनते हैं। इस चीज़ को भी हम संज्ञा के बारे में आज पढ़ लेते हैं। ठीक, तो जो ऐसा नहीं है कि बहुत डीपली क्वेश्चन आएगा आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। जैसे आपको मैंने बताया ना कि शहद में पूछ दिया कौन सा शहद किस प्रकार का शब्द है, या नारियल किस प्रकार का शब्द है, तो ये ऐसे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आता है। या पूछ देता है कि राम में कौन सी संज्ञा है, तो ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है। तो इसीलिए हम उस चीज़ को पहले हम जान लेंगे, पढ़ लेंगे कि क्या होता है। तो संज्ञा के भेद, तो संज्ञा जो है रचना और बनावट के आधार पर, संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, और अर्थ और प्रयोग के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है, अब यहाँ बच्चों कन्फ्यूज हो जाते हैं कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो देखिए, पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप लगाइएगा हमेशा संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन रचना और बनावट के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ये लोगों को आप एक्सप्लेन कीजिएगा। अब देखिए, संज्ञा के भेद की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, 5 प्रकार के, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब ये जो 5 हुए थे, 3 से जो 5 हुए थे वो यही हुए थे। जाति में से निकल के ये इसके 2 हैं उपभाग, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो पहला ऐसे 1 हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा क्या है, इसके उपभाग हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो अपराध, अपराध कौन सा शब्द है, अपराध में कौन सी संज्ञा होगी, बताइए जल्दी एक्सप्लेन कीजिए। भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा है इसमें, अपराध में कौन सी संज्ञा है। पदार्थ, अपराध कोई पदार्थ है, ये तो कट हो गया, ये होगा नहीं। अपराध कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि तुम अपराध हो, नहीं, तो ये भी कट हो जाएगा। अपराध किसी की जाति है, तो ये भी नहीं है। भाववाचक संज्ञा है, अपराध तब कौन सा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्यों, अपराध जो है ना किसी के अंदर प्रकट होता है। ठीक है, और प्रकट होता है, प्रकट होकर वो मूर्त रूप ले लेता है। ठीक है, ये किसी के अंदर क्या होता है, प्रकट होता है। जैसे अपराध, अपराध करेगा, अंदर अपराध की भावना उस व्यक्ति के अंदर, कोई बोलता है सोहन के अंदर अपराध की भावना है, वो उसको मार सकता है, तो अपराध क्या है, उसके अंदर है। ठीक है, फिर वो उसका भाव है, उसके भाव से वो निकल के मूर्त रूप ले लेता है, तो अपराध कौन सा है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
सब हो चुका होगा। इससे आलू किसे कहते हैं पता ही है, अपराध शब्द। अब देखिए संज्ञा पढ़ लिए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। किस शब्द में कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी डी। जो पहला है भय, दूसरा है जीव, तीसरा है स्वभाव और चौथा है प्रकृति। ठीक, तो पहले क्वेश्चन की तरह इसको भी करेंगे। पहले हम जानेंगे कि प्रत्यय क्या होता है। पहले क्या हम जानेंगे कि प्रत्यय क्या होता है, फिर हम बताएंगे कि किसमें इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय की बात कर लेते हैं पहले कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय जो शब्दांग किसी मूल शब्द के, कोई मूल शब्द है उसके आगे आकर नया शब्द बनाता है। ठीक है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूल शब्द क्या होता है, मूल शब्द, मूल शब्द जानते हैं। मूल शब्द जो है धातु से निकल के बनता है। ठीक है, धातु से बनता है। ठीक, तो जो शब्द किसी मूल शब्द के आगे आकर नया शब्द बनाता है उसको हम कहते हैं प्रत्यय। जैसे मानव, मानव जो है इसमें मूल शब्द है मानव, और उसके बाद में जो जुड़ेगा ये है, उसके आगे मानव के आगे आया, मूल शब्द के आगे आया ता। ठीक है, या इसको ये कहते हैं कि जो शब्द किसी शब्द के पीछे आकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द किसी शब्द के पीछे आकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, ठीक है, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानव जो था वो मूल शब्द था और उसके पीछे जो आया वो ता आया। ठीक है, तो ये जो ता आएगा इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, ता आएगा तो वो आपका प्रत्यय, ये जो आपका जो नया शब्द बनाएगा मानवता, ठीक है, मानवता जो होगा तो ये जो ता है ये आपका प्रत्यय होगा। ता को क्या कहेंगे, प्रत्यय। मानव क्या कहेंगे, वो मूल शब्द। ठीक, देवता देव में मूल शब्द क्या हो जाएगा, देव, और ता जो हो जाएगा आपका प्रत्यय हो जाएगा। अनुज, तो देखिए प्रत्यय निकालने के लिए ना पहले क्या करते हैं, जो शब्द दिया रहेगा, जैसे मानवता दिया हुआ है ना, तो माँ को पहले उसके अर्थ को ढूंढते हैं आगे। तो माँ कोई शब्द आया, माँ कोई शब्द ही नहीं है। माँ कोई शब्द है तो माँ शब्द है ना, माँ नहीं शब्द है। माँ शब्द है लेकिन माँ शब्द नहीं है, तो इसको लेंगे नहीं। ठीक, इसको जो है हम नहीं लेंगे। तो माँ हो गया। न, माँ न कोई शब्द है, मान, मान सम्मान वाली बात है, लेकिन हमको अर्थ निकालना है तो मानव जो है आपका नया शब्द बन जाएगा, और जो पीछे जो आएगा ता वो आपका प्रत्यय निकल जाएगा। ठीक, इसी तरह अनुज, अ कोई शब्द है नहीं, अनु शब्द है, इसके पीछे ज जुड़ गया, जो में जन्मा हुआ, तो क्या हो जाएगा अनुज, ज प्रत्यय हो जाएगा। अनुज में ज प्रत्यय है। सर्वत्र, सर्व पहले निकल जाएगा मूल शब्द, त्र जो होगा आपका प्रत्यय हो जाएगा। एकत्र, एक मिलेगा और त्र जो है आपका पीछे प्रत्यय हो जाएगा। सावधानी, सावधान प्लस ई प्रत्यय। राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस ई प्रत्यय। पढ़ाई, जो मूल शब्द हो जाएगा पढ़ प्लस ई। ठीक है, आपको एक नया वीडियो भी बना के दिया जाएगा कॉन्सेप्ट का, जिसमें प्रत्यय, पूरा प्रत्यय क्या होता है, कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सारा बताया जाएगा। क्योंकि सीटेट में आपका बस नॉर्मल आता है, पूछ देता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बस इतना ही सीटेट में जानना जरूरी है कि कौन सा प्रत्यय है, उनको कैसे हम पता करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। दिया हुआ है किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो जैसे अब देखिए पहले पता कर लेते हैं कि किस में हम इक प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रकृति है तो क्या बन जाएगा, प्राकृतिक, प्रकृति से बनेगा प्राकृतिक, इक प्रत्यय होगा। स्वभाव से स्वाभाविक, इसमें भी लगेगा। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे हम प्रयोग करेंगे। जीव, जीव में हम करेंगे। ठीक है, जीव में कौन सा बन जाएगा, जीव से बन जाता है जैविक। ठीक है, लेकिन भय में इक प्रत्यय नहीं लगेगा। भय में क्या होगा, इक प्रत्यय नहीं लगेगा, भयिक हो जाएगा।
ठीक है। भाव रहता तो भाविक हो जाता है, लेकिन ये इक भय में इक प्रत्यय नहीं लगेगा। तो किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वो हो जाएगा आपका भय में। भय में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है घुमक्कड़। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मैंने प्रत्यय बता दिया है। तो पहले मूल शब्द इसमें निकालेंगे, ठीक है। घुमक्कड़ का मूल शब्द क्या निकलेगा, पहले बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। घुमक्कड़ में मूल शब्द क्या निकलेगा? तो घुमक्कड़ में पहले मूल शब्द निकलेगा घूमना, घूम, ठीक है। घूमना, जो घूम जो हो जाएगा वो आपका मूल शब्द निकल जाएगा। और लास्ट में क्या बचेगा? अक्कड़। अक्कड़ जो हो जाएगा आपका प्रत्यय हो जाएगा। अब देखिए दूसरा है सॉरी, घुमक्कड़। घुमक कोई सब मूल शब्द है ही नहीं, तो ई प्रत्यय तो होगा नहीं। घुमक अड़ प्रत्यय भी होगा ही नहीं। घुमक, घुमक्कड़, कड़ कोई, घुमक कोई शब्द है नहीं। तो मूल शब्द है जिसका कोई अर्थ निकलता है। तो घूमना एक शब्द, तो घूम बाहर निकल गया मूल शब्द। लास्ट में क्या बचा? अक्कड़। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा घुमक्कड़ में? अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस शब्द में दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। किस शब्द में, ऐसे देखिए घुमक्कड़ है, ये आपका सीटेट में पूछा हुआ है, तो आसान क्वेश्चन आएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्विक रिवीजन में सर इतना सही बता रहे हैं, तो उससे आप परेशान ना होइए। आपको उतना बता दिया जाएगा, सफिशियंट है। जब क्वेश्चन आपके आएंगे सफिशियंट चीज़ें आपको बता दी जाएगी। और आपको हमेशा एक्टिव रहना है। आपको समझना है कि कैसे क्या करना है, हमको कितना हमको पढ़ना चाहिए। देखिए एग्ज़ाम तो में बहुत कुछ आता है। प्रत्यय लिख दिया है तो आपको प्रत्यय पूरा पढ़ना है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि सीटेट का पेपर है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हमें कितना पढ़ना चाहिए। वही बच्चे टॉप करते हैं, वही बच्चे उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। तो आइए देखते हैं किस शब्द में दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस में? विशेषता में दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कि ज्ञानवान में प्रयोग हुआ है, कि विचारधारा में हुआ है, कि वास्तविकता में? दो प्रत्यय मतलब कि एक मूल शब्द होगा, एक मूल शब्द होगा और एक प्रत्यय होगा, फिर एक और प्रत्यय होगा। मतलब कि उस शब्द में दो प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है वास्तविकता, ऑप्शन नंबर 2 दिया है विशेषता, तीसरा दिया हुआ है ज्ञानवान, चौथा दिया है विचारधारा। तो देखिए पहले आप वास्तविकता का शब्द को लेके चलते हैं, ठीक है। वास्तविकता में पहले शब्द क्या निकलेगा? वास्तविक, ठीक है। वास्तविक प्लस ता, एक प्रत्यय आपको ता मिल गया, बताया ना ता प्रत्यय होता है। वास्तविक प्लस ता हो गया, ता प्रत्यय निकलेगा ना, वास्तविक शब्द निकल रहा है कि नहीं, मूल शब्द ये, फिर ता हो गया। अब वास्तविक लेके चलेंगे तो वास्तव, वास्तव प्लस इक, वास्तव प्लस इक, तो इक प्रत्यय भी आ गया। तो वास्तव मूल शब्द, उसमें इक प्रत्यय लगा, वास्तविक हो गया। वास्तविक था मूल शब्द, इसमें ता प्रत्यय लगा, वास्तविकता हो गया। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही है, पहला वाला ऑप्शन तो आपका सही होगा कि इसमें दो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब लास्ट तीन तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, विशेष प्लस ता, ठीक है, एक ही प्रत्यय है। ज्ञान प्लस वान, एक ही प्रत्यय है, ठीक। विचार प्लस धारा, तो एक ही है, ठीक है। कोई दो शब्दों में वी निकाल देंगे, चार करेंगे फिर धारा करेंगे तो होगा ही नहीं, कोई मूल शब्द है ही नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? वास्तविकता इसका आंसर सही हो जाएगा। पूछेगा किस शब्द में दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो वास्तविकता में दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद आप सभी का। अब इस मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट होगा और आपको मज़ा भी आया होगा पढ़ने में। और आशा करता हूँ कि इससे अच्छे अच्छे वीडियो, इससे अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, अभ्यास कराए जाएंगे। अभी एग्ज़ाम आपका टल गया था कोविड की वजह से, तो ये एग्ज़ाम नेक्स्ट जब भी होगा, इसकी डेट आएगी तो वो बता दी जाएगी। और हमें पर इसमें लगे रहना है, इसको पढ़ते रहना है कि
हमारा जो प्रिपरेशन है वो बना रहे। धन्यवाद।